नमस्कार दोस्तों, मनोज श्रीवास्तव दिस साइड। इस वीडियो में हम लोग थर्ड लेवल के रिमेनिंग पार्ट का एक्सप्लेनेशन कवर करेंगे। लेकिन उस एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे कि राइटर चार्ली जब वो भटक जाता है रास्ता और थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है तो वहाँ पर सारी चीज़ों को, सारी एंटीक चीज़ों को देखता है और वो कंफ्यूज हो जाता है। तो इस बात को श्योर करने के लिए उस थर्ड लेवल पे एक न्यूज़पेपर बॉय रहता है और उसके पास वो जाता है। उसके पैर के पास पूरा स्टैक ऑफ पेपर्स पड़ा होता है, न्यूज़पेपर का एक पूरा स्टैक पड़ा होता है। तो वहाँ जाकर के नज़दीक से देखता है तो उसको वहाँ पर द वर्ल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर दिखता है। और जब वो अपने माइंड में इस बात को रिकॉल करता है कि ये द वर्ल्ड न्यूज़पेपर ये सालों से प्रकाशित नहीं हुआ था और उसमें जो लीडिंग स्टोरी थी फ्रंट पेज पर, उस पर प्रेसिडेंट क्लीवलैंड का के बारे में या उनसे रिलेटेड न्यूज़ उसमें छपा रहता है। अब इस चीज़ को वो को रिलेट करता है कि अरे इस तरह का न्यूज़पेपर तो उसने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था और डेट था उस न्यूज़पेपर पर जो उसने पब्लिक लाइब्रेरी में देखा था, वो डेट था जून 11, 1894। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। I turned toward the ticket windows, knowing that there, on the third level at Grand Central, I could buy tickets that would take Louisa and me anywhere in the United States we wanted to go. तो जब ये क्लियर हो गया कि मैं थर्ड लेवल पर पहुंच गया तो मैं तुरंत टिकट विंडोज़ के पास गया और इस बात को जानने के लिए कि इस थर्ड लेवल पर, ग्रैंड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर, मैं, मेरी पत्नी दोनों के लिए मैं टिकट खरीद सकता था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में उस टिकट से हम कहीं भी जा सकते थे। इन द ईयर 1894 मीन्स उस फ्लैशबैक में हम और हमारी पत्नी दोनों लोग कहीं भी जा सकते थे 1894 में वहाँ से। एंड आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस। तब मैंने डिसाइड किया, इलिनॉयस एक स्टेट है, यूएस के 50 स्टेट्स में से एक स्टेट है और उसमें गेल्सबर्ग एक जगह है। तो राइटर चार्ली कहाँ जाना चाहता था? आई वांटेड 2 टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉयस, मतलब इलिनॉयस स्टेट के गेल्सबर्ग के लिए मैं 2 टिकटें चाहता था, एक मैं और दूसरी मेरी पत्नी के लिए। नाउ इस नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर का ये कहना है, वो इन्फॉर्मेशन देता है उस प्लेस के बारे में कि कितना शानदार खूबसूरत वो जगह है। वो पूछता है रीडर से, हैव यू एवर बीन देयर, कि आप लोग क्या कभी वहाँ गए हैं, वहाँ हो चुके हैं, वहाँ जा चुके हैं। अब वो उस प्लेस के बारे में, गेल्सबर्ग के बारे में जवाब देता है कि इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल with big old frame houses, huge lawns, and tremendous trees whose branches meet overhead and roof the streets. बताता है कि ये टाउन बहुत ही वंडरफुल है, बहुत ही शानदार जगह है। ये बड़े बड़े ओल्ड फ्रेम के हाउसेस हैं, घर हैं, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, घास के मैदान हैं और शानदार पेड़ हैं जिनकी ब्रांचेस सिर के ऊपर जाकर के मिलती हैं और गलियों के ऊपर, स्ट्रीट्स के ऊपर वो एक कवर करते हुए एक छत बनाने का काम करती हैं। And in 1894, summer evenings were twice as long and people sat out on their lawns. आगे ये कह रहे हैं कि 1894 में समर इवनिंग्स, जो गर्मी के शाम हुआ करते थे, वह ट्वाइस एज लॉन्ग, वो आज के समय से 2 गुना बड़े हुआ करते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ हमें ये समझनी है कि 2 गुना बड़े होने का टाइम तो 24 आवर्स हर समय है, उस समय भी 1894 में भी टाइम वही रहा होगा, आज के डेट में भी टाइम वही रहा होगा। तो राइटर इस बात से किसकी तरफ इशारा करना चाह रहा है कि समर इवनिंग्स पर ट्वाइस एज लॉन्ग, यानी वो 2 गुना, आज के समय से 2 गुना लंबे हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ है कि उस समय जो लोग थे वो खुश थे, वो अपने इवनिंग टाइम को काफ़ी इंजॉय करते थे। तो इस वजह से वो सुखद एहसास करते थे, जिसकी तरफ इशारा लॉन्ग शब्द करता है। तो समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, उस समय बहुत लंबे समय शाम हुआ करता था। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग के पास बहुत सारा फ्री टाइम हुआ करता था
और वो अपने लॉन में, अपने घर के सामने के लॉन में बैठ करके आपस में गपशप किया करते थे। द मेन स्मोकिंग सिगार्स, जो पुरुष लोग थे वो सिगार पीते थे, एंड टॉकिंग क्वाइटली, और आपस में बहुत शांत भाव से, बगैर किसी बहस के, तीखे बहस के, बगैर किसी लड़ाई झगड़े के, बहुत शांत भाव से आपस में बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, और जो औरतें थीं, महिलाएं थीं, वो हाथ से जो पंखा चलता है, उस समय पुराना समय था इसलिए हाथ से पंखा जो चलाते हैं वो पंखे लेकर के वो बिल्कुल अपने आप को पंखा चलती थी। एंड विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, और चारों तरफ फायर फ्लाइज ये हुआ करते थे, मतलब बहुत ही खुशनुमा माहौल था वहाँ पे, इन अ पीसफुल वर्ल्ड। और इस तरह से पूरा का पूरा एक संसार, एक दुनिया वहाँ की, इलिनॉइस की उस जगह की, वो बिल्कुल शांत थी गेल्सवर्ग की। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ था, और जब वो वहाँ पहुँचे थे उस समय 1894 का समय था। तो राइटर का कहना है कि टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उस समय से अभी भी 20 साल आगे था। एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 40 साल बाद, आने वाले भविष्य में 40 साल बाद होने वाला था। तो कहने का मतलब जब वर्ल्ड वार होता है तो बिल्कुल ये अनरेस्ट का कंडीशन होता है, डिस्कम्फर्ट का कंडीशन होता है, और लोग शांत तरीके से नहीं जी पाते। तो ऐसी स्थितियाँ कमोवेश फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार की 20 और 40 साल क्रमशः आगे आने वाली थी। आई वॉन्टेड 2 टिकट्स ऑफ दैट, इतना सारा उस प्लेस का डिस्क्रिप्शन देने के बाद कहते हैं कि आई वॉन्टेड 2 टिकट्स फॉर दैट, उस जगह की मैं 2 टिकटें चाहता था। 2 टिकट किसके लिए? एक अपने और एक अपनी पत्नी के लिए। अब ये टिकट काउंटर पर गए वहाँ पर, और जो वहाँ जो क्लर्क था उससे उन्होंने जाकर के रिक्वेस्ट किया और पूछा। तो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, फिगर का मतलब यहाँ पर आंकड़ा लगाना, लमसम बताना। तो द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, क्लर्क ने भाड़े को पूरा आंकड़ा लगाया। एंड ही ग्लैंस्ड एट माई फैंसी हेड बैंड, और उसके साथ ही साथ जो उन्होंने एक फैंसी हेड बैंड पहन रखा था उसकी तरफ उसने एक झलक, एक नज़र देखा, क्योंकि वो ठहरा 1894 का और ये 20th सेंचुरी के। तो इनके फैशन में, इनकी स्टाइल में और उसके स्टाइल में अंतर था, इस वजह से उसने एक बार इनके फैंसी हेड बैंड की तरफ से एक नज़र देखा, उसको भी आश्चर्य हुआ। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन बावजूद उसके उसने पूरा जो किराया था ट्रेन का उसको बताया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, राइटर का कहना है कि मेरे पास 2 टिकट के लिए पर्याप्त पैसा था उस समय, वन वे, मतलब एक तरफ से जाने का 2 टिकट का पैसा मेरे पास पर्याप्त था। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, और जब मैंने अपनी जेब से पैसा निकाला एंड काउंटेड, जब मैंने उसको गिनना शुरू किया पैसे को, एंड लुक्ड अप, और उसके बाद जब मैंने ऊपर देखा तो क्लर्क को मैंने देखा कि द क्लर्क वाज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ घूर रहा था। ही नॉडेड एट द बिल्स, जैसे बिल का मतलब यहाँ पर मनी हुआ, यानी उसने मेरी पैसे को जब देखा तो अपना सिर हिलाते हुए कहा, क्या कहा कि दैट आंट मनी मिस्टर, उसने कहा कि यह मिस्टर, ये मनी नहीं है, ये पैसा नहीं है। एक्चुअली 1894 में जो करेंसी चलती थी उस करेंसी से राइटर के पास, चार्ली के पास जो करेंसी था वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो उस समय चलन में नहीं था। इस वजह से उस क्लर्क ने ऐसा बोला कि दे आंट मनी मिस्टर, मिस्टर ये मनी नहीं है, पैसा नहीं है, ही सेड। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, स्किन का मतलब यहाँ पर चीट से है, और अगर तुम मुझे चीट करने की कोशिश कर रहे हो, यू वोंट गेट वेरी फार, तो याद रखना तुम यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाओगे, तुम पकड़ लिए जाओगे। एंड ही ग्लांस्ड एट द कैश ड्रॉअर बिसाइड हिम, और वो कि कहीं मेरा कैश इसने निकाला तो नहीं या कुछ चीट करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, तो उसने अपने कैश ड्रॉअर में देखा, एक बार उसमें अपनी नज़र डाली। ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, उसको मिला कि जो पैसा उसमें ड्रॉअर में रखा हुआ था वो
पुराने स्टाइल का पैसा था, पहले की प्रचलन का वो रुपया था। कैसा था वो? हाफ अगेन एज बिग एज द मनी ही यूज नाउ डेज। आज के डेट में जैसे पैसे यूज किए जाते हैं, मतलब राइटर के प्रेजेंट डे में जिस तरह के पैसे यूज किए जाते हैं उससे लगभग लगभग बड़े थे वो, एंड डिफरेंट लुकिंग, और वो बिल्कुल अलग दिखते थे। अब इतना जानने के बाद आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। अब इनको पता चल गया कि यहाँ अगर कुछ इन्होंने गड़बड़ किया तो दिक्कत हो जाएगी इनके लिए, तो इन्होंने डिसाइड किया, आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट। तुरंत मैं वहाँ से मुड़ा और तुरंत तेज़ी से आगे निकल गया। क्यों? देयर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन 1894। 1894 में भी जेल जाना बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा राइटर ने सोचा, और वो वहाँ से चले गए। एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। इतना सारा कुछ घटित हुआ, इसके बाद राइटर का कहना है कि इतना सब कुछ हुआ, एंड दैट वॉज दैट, आई लेफ्ट द सेम वे आई केम। और जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस चला गया। आई सपोज, जैसा कि मैं मानता हूँ, मतलब ये भी श्योर नहीं थे, लेकिन इनका कहना है कि जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस चला गया। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रीव $300 आउट ऑफ द बैंक, नियरली ऑल वी हैड। अब इनकी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, तो इनका कहना है कि लगभग अगले दिन मैंने लंच आवर के टाइम में $300 निकाले आउट ऑफ द बैंक, अपने बैंक से, नियरली ऑल वी हैड, और कुल मिलाकर के लगभग इतना ही पैसा था, $300, उसको मैंने निकाला, एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी। और ओल्ड स्टाइल मीन्स 1894 के समय जो प्रचलन में थी वो करेंसी मैंने खरीदी। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, ब्रैकेट में दिया हुआ है कि मेरे इस कार्य की वजह से मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड वो बहुत ही चिंता में पड़ गया। मेरी इस हरकत ने मेरे साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड को बहुत चिंता में डाल दिया। अब यहाँ पर चार्ली का कहना है कि यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी क्वाइन डीलर्स, मतलब पुराने प्रचलन के पैसों को आप किसी भी क्वाइन डीलर से आप खरीद सकते हैं, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन उसका आपको एक पेमेंट करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि वो पुरानी चीज़ें होती हैं और अलग से उसका दाम लेते हैं वो। तो इन्होंने क्या किया, $300 बैंक से निकाल करके देखते हैं कितना इनको मिला। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मतलब $300 का जब उन्होंने ओल्ड स्टाइल पैसा खरीदा तो लगभग इनको 200 मिले, $200 मिले। बट आई डिडंट केयर, लेकिन मुझको भी परवाह नहीं थी, क्योंकि आपको भी पता है कि जैसे जैसे आप पुराने समय में जाएंगे तो चीज़ें सस्ती होती हैं और कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, इसलिए इनको चिंता नहीं थी। बट आई डिडंट केयर, मैंने इसकी परवाह नहीं की कि कोई बात नहीं, $300 देने के बाद अगर 200 मिल रहे हैं ओल्ड अमाउंट, पुराने बिल्स, पुराने पैसे, तो कोई बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्स वर 3 सेंट्स अ डजन इन 1894, क्योंकि चीज़ें उस समय सस्ता हुआ करती थी। और एक एग्जांपल इन्होंने दिया कि उस समय जो एग्स हुआ करते थे वो 13 सेंट में लगभग लगभग 1 दर्जन मिलते थे, तो इस वजह से कम खर्च में हमारा काम चल जाएगा। बट आई नेवर अगेन फाउंड द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब इतनी सारी पूरी तैयारी करने के बाद फिर इन्होंने अपना प्लान किया कि वहाँ पहुँचने के बाद टिकट लेने पहुँचना और गेल्सवर्थ पहुँचना। जब इन्होंने ट्राई शुरू किया तो आई नेवर फाउंड, फिर दोबारा मुझको नहीं मिला वो कॉरिडोर, द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल। मैं जिस कॉरिडोर के थ्रू वो थर्ड लेवल तक पहुँचे थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के, वो कॉरिडोर इनको दोबारा नहीं मिला। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन एनफ, मिस प्राय लगातार बहुत ज़्यादा प्रयास मैंने किया, लेकिन मुझको थर्ड लेवल मिला नहीं। लुइजा वॉज वेरी वरीड, प्रेटी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस। जब ये सारी कहानी मैंने अपनी पत्नी लुइजा को बताया तो बिल्कुल खासी परेशान हो गई, एंड डिडंट वांट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं अब और ज़्यादा थर्ड लेवल को ढूंढने का प्रयास करूं। एंड आफ्टर ए वाइल आई स्टॉप्ड, और कुछ समय के बाद मैंने अपने आप को रोक दिया। किस काम के लिए? थर्ड लेवल को ढूंढने के काम से मैंने अपने आप को रोक दिया। अब आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, इनकी हॉबी जो थी एक स्टैम्प कलेक्शन की, अब ये
अपने स्टैम्प कलेक्शन की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिए। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं अपने स्टैम्प्स की तरफ मुड़ा। बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग every weekend because now we have proof that the third level is still there। अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है यहाँ पे कि जब ये अपने स्टैम्प्स की तरफ वापस हुए तो इनको एक नई चीज़ मिली, और उस नई चीज़ के मिलने के वजह से अब इनकी क्यूरियोसिटी दोनों की बढ़ गई थर्ड लेवल को दोबारा ढूंढने की। क्या है वो चीज़? बट नाउ वी वर बोथ लुकिंग, अब हम दोनों ढूंढने लगे किस चीज़ को? थर्ड लेवल को। कब? एवरी वीकेंड। वीकेंड में जब भी छुट्टियां इनको मिलती थी दोनों को, तो दोनों लगातार थर्ड लेवल को ढूंढने का प्रयास करने लगे। क्यों? बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। अब हमारे पास प्रूफ हाथ लग गया था, सबूत हाथ लग गया था कि नहीं, थर्ड लेवल है। क्या सबूत हाथ लगा था? ये चीज़ आगे बताने जा रहे हैं। माई फ्रेंड सैम वेनर डिसअपियर्ड। सैम वेनर जो उनका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था वो गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, और किसी को पता भी नहीं था कि वो गया कहाँ है। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग। लेकिन मेरे पास एक संदेह था सैम के बारे में कि सैम कहाँ गया होगा। क्या था? कि सैम एक शहर में पला बड़ा हुआ लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम, और एक हैबिचुअल फैक्ट बता रहे हैं कि मैं उनको प्रायः बताया करता था सैम को गेल्सबर्ग के बारे में। जैसा कि गेल्सबर्ग का डिस्क्रिप्शन इन्होंने विवरण दिया हुआ है कि गेल्सबर्ग कितना शानदार खूबसूरत जगह था, और वहाँ पर लोग शांत थे, बिल्कुल खुश मिजाज थे, हंसते थे। वहाँ की गर्मी की शाम पड़ी हुआ करती थी, मतलब लोगों के पास फ्री टाइम था। इन सारी चीज़ों को उसको मैंने बताया था, और वो एक सिटी बॉय था। आई वेंट टू स्कूल देयर, यहाँ स्कूल को वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ पर उनको बताने गया था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और वो हमेशा ये बताया करता था कि उसको इस तरह की जगह बहुत पसंद है। एंड दैट इज़ वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894, और यही वो जगह है, अब मुझको पता चला 1894 में, जहाँ पर वो पहुँच चुका था। अब ये कैसे उनको पता चला, आगे के पैराग्राफ में बता रहे हैं। बिकॉज वन नाइट fussing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अब ये कहानी बता रहे हैं कि एक रात क्या हुआ कि फसिंग विथ माई स्टैम्प कलेक्शन, मैं थोड़ा सा अपने स्टैम्प कलेक्शन को लेकर के उतावला था, तभी मुझको एक चीज़ मिला। अब इन्होंने इसके पहले फर्स्ट डे कवर का यूज़ किया है, और उसको यहाँ पर डिफ़ाइन करने जा रहा है, जिसको कि मैंने इस चैप्टर के पहले पार्ट वाले वीडियो में बताया है। कि क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? इनका कहना है, अब उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। बट अ न्यू स्टैम्प इज व्हेन अ न्यू स्टैम्प इज इश्यूड, स्टैम्प कलेक्टर्स बाई सम एंड यूज देम टू मेल इनवेलप्स टू देमसेल्व्स। यानी जब कभी भी कोई भी स्टैम्प इशू किया जाता है, तो जो भी स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं, जो स्टैम्प जिनकी हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो क्या करते हैं कि बाई सम, वो कुछ स्टैम्प्स वो खरीद लेते हैं, और उनको वो देम टू मेल इन मेलर्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। और जैसे ही वो स्टैम्प का फर्स्ट डे सेल का होता है, उसी दिन उस स्टैम्प को खरीद करके इनवेलप पर लगा करके उसको खुद के एड्रेस पर वो सेंड कर देते हैं। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और जब वो पोस्ट ऑफिस में जाता है तो वहाँ पर जो स्टैम्प डेट के साथ लगाया जाता है, वो इस बात का प्रूफ होता है कि वो स्टैम्प इस दिन इशू हुआ था। तो इस तरह से स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी रखने वाले ये काम करते हैं, जिसको कि हम फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। द इन्वेलप इज कॉल्ड ए फर्स्ट डे कवर, और इसी इन्वेलप को हम फर्स्ट डे कवर कहते हैं। फिर अगेन इसको समझते हैं कि जिस दिन स्टैम्प इशू होता है, उसी दिन जो स्टैम्प कलेक्शन के की हॉबी रखते हैं, वो उस स्टैम्प को लेकर के एक इनवेलप पर उसको चिपका करके अपने ही एड्रेस पर
उसको सेंड कर देते हैं, और जब सेंड करते हैं तो उस समय उसके फ्रंट पर वो डेट पड़ा होता है और इस बात का प्रूफ होता है कि इस दिन ये स्टैम्प रिलीज़ किया गया था। और उसके अंदर वो इन्वेलप के अंदर एक ब्लैंक पेपर डाल देते हैं, दे आर नेवर ओपन्ड, और उस पेपर को, उस इन्वेलप को कभी खोला नहीं जाता है। यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द इन्वेलप उसके अंदर, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए वो करते हैं कि इस डेट को ये स्टैम्प रिलीज हुआ था, इशू हुआ था, और उसके कंफर्मेशन के लिए ऐसा भेजते हैं। उसके अंदर कुछ भी पेपर में लिखा नहीं होता है। यू हैव टू जस्ट पुट वन ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप। एनीवे, द नाइट दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर आई फाउंड वन। उस रात जब मैं लगातार परेशान था तो मेरे फर्स्ट डे कवर्स में पुराने जो मैंने खोजना ढूंढना शुरू किया, तो आई फाउंड वन, तो मुझको एक ऐसा फर्स्ट डे कवर मिला दैट शुड नॉट हैव बीन देयर, जिसको कि वहाँ नहीं होना चाहिए था उस फर्स्ट डे कवर को, बट देयर इट वॉज। लेकिन ताज्जुब तो ये हुआ कि वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गेल्सवर्थ। अब यहाँ पर कंफ्यूजिंग है, हमको पूरी तरह से कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इट वॉज देयर, ये फर्स्ट डे कवर वहाँ पर था। क्यों? क्योंकि समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर, क्योंकि कुछ लोगों ने उसको मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था। एट इज होम इन गेल्सबर्ग, गेल्सबर्ग में उनके घर पर कुछ लोगों ने उसको मेल किया था। दैट इज़ व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड। और जो एड्रेस लिखा हुआ था वो हमारे दादाजी का एड्रेस था, और उस एड्रेस पर, गेल्सबर्ग के एड्रेस पर मेल किया गया था। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894, और तब से ये इन्वेलप जुलाई 1894 से वहाँ पे पड़ा हुआ था। अब जब वहाँ पड़ा हुआ था तो इनके पास 20th सेंचुरी में इनके कलेक्शन में कैसे आया, ये सारी की सारी चीज़ें फैक्ट और फिक्शन को बताती हैं, कैसे इन दोनों का फ्यूज़न है, इन दोनों का सम्मिश्रण है। और ये कन्फ्यूजिंग भी है, इसलिए आपको अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखना होगा। अब उस पोस्टमार्क पे क्या लिखा था? द पोस्टमार्क शोड दैट, और ये उस पोस्टमार्क बता रहा था, क्योंकि आपको पता है कि पोस्टमार्क जब होता है तो उसमें डेट क्लियर ऊपर स्टैंप लगा होता है डेट का। येट आई डिडंट रिमेंबर इट एट ऑल, कुल मिलाकर के मुझको इसके बारे में याद भी नहीं है, राइटर का कहना। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और जो स्टैम्प था उसकी कीमत 6 सेंट थी, 6 सेंट थी। कलर क्या था? डल ब्राउन विथ ए पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, और उस स्टैम्प के ऊपर गारफील्ड, प्रेसिडेंट गारफील्ड का एक पिक्चर, एक तस्वीर लगी हुई थी। डल ब्राउन कलर था और 6 सेंट उसकी कीमत थी। नेचुरली व्हेन द एनवेलप केम टू ग्रैंडडैड इन द मेल, इट वेंट राइट इनटू हिज कलेक्शन एंड स्टेड देयर। स्वाभाविक रूप से दादाजी के पास जब भी कोई भी इन्वेलप आता था तो क्या होता था? व्हेन द इन्वेलप केम टू ग्रैंड डैड इन द मेल, जब मेल में ग्रैंड डैड का कोई भी इन्वेलप आता था तो वो उनके कलेक्शन में चला जाता था, क्योंकि उसको ओपन नहीं किया जाता था। उनको पता है कि वो इस टाइम कलेक्शन को उनका शौक था, और उस चीज़ के लिए वो उसको अपने पास रख लेते थे एक प्रूफ के लिए। उसमें सबको पता था कि ब्लैंक पेपर रहता था, तो उसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी, इसलिए उसको भी अनओपेंड उनके कलेक्शन में रख दिया गया था। अब राइटर का कहना है कि टिल आई टुक इट आउट एंड ओपन इट, यानी जब तक कि मैंने उसको निकाला और खोला नहीं तब तक वो उसी तरह से उसमें पड़ा हुआ था। इनकी क्यूरियासिटी थी और इन्होंने उसको निकाला, निकाल करके उसको खोला इन्वेलप को, और खोलने के बाद एक नई सरप्राइजिंग स्टोरी सामने आती है। द पेपर इनसाइड वॉजंट ब्लैंक। जनरली जितने भी फर्स्ट डे कवर के इन्वेलप होते थे उनके अंदर जो भी पेपर्स हुआ करते थे वो ब्लैंक हुआ करते थे, लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ था। ये ब्लैंक नहीं था, खाली नहीं था, इट रेड, इसमें पड़ा हुआ था। इनके दादाजी का एड्रेस है 941 विलार स्ट्रीट, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस, जुलाई 1894। आप लोगों ने एक चीज़ को गौर किया होगा कि जब पहली बार थर्ड लेवल पर वो पहुँचे थे तो वो महीना जून का था, और ये जुलाई का, एक महीने के बाद। तो इसका मतलब इस दौरान इस तरह का ऐसा घटित हुआ, इसलिए डेट दिया हुआ है। अब वो सस्पेंस थोड़ा सा हम लोग अभी बरकरार रखते हैं, पहले इस लेटर को पढ़ते हैं। चार्ली, चार्ली मीन्स राइटर ऑफ दिस ऐसे। चार्ली को संबोधित करते हुए उस लेटर में लिखा गया है कि आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट। चार्ली, मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि काश तुम सही होते।
देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट। उसके बाद मुझे पक्का विश्वास हो गया कि वाकई तुम सही थे, मतलब थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। ये बात जब तुमने मुझे बताई थी तो मैं चाहता था कि काश तुम सही होते, लेकिन बाद में मुझे बिल्कुल आई गॉट टू बिलीविंग, मुझे पक्का विश्वास हो गया कि तुम सही थे। एंड चार्ली इट्स ट्रू, आगे बोला गया उस लेटर में कि हाँ चार्ली तुम बिल्कुल सही हो। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया। आई हैव बीन हियर 2 वीक्स, और पिछले 2 हफ्तों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग पियानो। और उनका कहना है कि आज अभी जब मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ तो डाउन द स्ट्रीट एट द डेलीज समवन इज प्लेइंग अ पियानो, मतलब स्ट्रीट में डेलीज के पास कोई पियानो बजा रहा है जिसकी आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोज सिंगिंग सीइंग नेली होम। और सीइंग नेली होम नाम का कोई एक सॉन्ग है जिसको सारे बाहर निकल करके पोज के पास गाना वो गा रहा है। एंड आई एम इन्वाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझको भी लेमनेड, हम इसको लेमन और शुगर का एक मिश्रण कह सकते हैं, शिकंजी कह सकते हैं, और मुझको शिकंजी पीने के लिए इनवाइट किया गया। कम ऑन बैक चार्ली एंड लुइसा, चार्ली और लुइसा मैं तुमको आमंत्रित करता हूँ दोनों को, आ जाओ यहाँ पर। कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, और तब तक तुम अपनी तलाश जारी रखो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल न जाए। इट इज़ वर्थ इट, बिलीव मी, है, इसका वैल्यू है, एग्जिस्ट करता है, मेरा विश्वास रखो। इस लेटर में इस तरह का संबोधन लिखा गया था, और द नोटिस साइंड सैम। तो सबसे आश्चर्य की बात यहाँ पर है कि उस नोट पर सैम लिखा हुआ था, मतलब वो लेटर जो लिखा गया था वो सैम के द्वारा लिखा गया था। अब वह आदमी, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा कि वह आदमी जो बिल्कुल इसको वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट करार दे रहा था, इसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, अब ये रियलिटी में है, और उसके द्वारा लेटर लिखा जाता है कि वो थर्ड लेवल के थ्रू वो गेल्सबर्ग इलिनॉइस पहुंच चुका है, और वहाँ से वो लेटर लिखता है। कैसे ये पता चला? एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू। राइटर चार्ली का कहना है कि स्टैम्प और क्वाइन स्टोर जहाँ से इन्होंने अपने एक्सचेंज किया था, ओल्ड स्टाइल की करेंसी ली थी, इनका कहना है कि एट द स्टैम्प एंड क्वाइन स्टोर आई गो टू, मैं प्रायः वहाँ जाया करता हूँ। आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 बोथ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। तो जब ये प्रायः वहाँ जाया करते हैं तो इस घटना के बाद जब वो वहाँ गए तो उनको क्या पता चला? आई फाउंड आउट, मुझे पता चला, मैंने पता लगाया, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, कि सैम जो मेरा साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था उसने $800 में पुराने चलन की करेंसी खरीदी थी। जैसे मैंने $300 में पुराने चलन की जो करेंसी खरीदी थी लगभग $200 की, ठीक उसी तरह से मेरे फ्रेंड ने भी $800 की से पुराने चलन की ओल्ड स्टाइल की करेंसी खरीदी थी। दैट ought टू सेट हिम अप इन अ नाइस लिटिल hay feed एंड ग्रेन बिजनेस। अब राइटर का कहना है कि ये इतना अमाउंट, दैट आर टू सेट हिम अप, इतने अमाउंट से वो सेट हो सकता था किसमें? इन अ नाइस लिटिल हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस। एक्चुअली ये एक ऐसा बिजनेस है, हेल मीन्स घास फूस का और पशुओं के चारे दाने का एक छोटा सा बिजनेस इतने में सेट किया जा सकता है। तो राइटर का, चार्ली का ये कहना है कि मेरा फ्रेंड उसने $800 को एक्सचेंज करके ओल्ड करेंसी के पैसे लिए, और उससे वो अपना एक छोटा सा घास फूस और जानवरों के दाने का एक छोटा बिजनेस वहाँ स्टार्ट कर सकता था। कैसे ये पता चला? ही ऑलवेज सेड, मीन्स मेरे फ्रेंड सैम का प्राय यही कहना था, दैट इज़ व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, यानी ये उसकी हमेशा से इच्छा थी कि वो क्या करना चाहता था, कि मतलब वो एक छोटा सा अपना जानवरों की घास फूस और उनके दानों का एक बिजनेस रखना चाहता था। ये प्रायः ये बात वो शेयर किया करता था राइटर से, चार्ली से, साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड।
तो ये इनका कयास है, इनका गेस है कि एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, क्योंकि सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ बिजनेस आपको करना पड़ेगा। तो राइटर का कहना है कि ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, वो निश्चित रूप से अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता था। उनका पुराना बिजनेस सैम का क्या था? साइकियाट्रिस्ट। तो साइकियाट्रिस्ट तो उस एज में पॉसिबल है जिस एज में आप मेंटल पीस आपके पास ना हो, अनरेस्ट हो, आप दुखी हो, उदास हो, डिप्रेशन में हो, उस समय आपका ये साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस चल सकता है। लेकिन 1894 में सब लोग खुश थे, हर जगह खुशहाली थी, स्थितियाँ अच्छी थी, तो वहाँ पर इस ओल्ड बिजनेस का क्या काम है, इसलिए लिखा गया है कि सर्टनली ही कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस। वास्तव में उस समय वो अपने ओल्ड बिजनेस साइकियाट्रिस्ट का जो धंधा था उसको नहीं कर सकता था वहाँ पर। कहाँ पे? नाउ इन गेल्सबर्ग इलिनॉयस, यानी इलिनॉयस के गेल्सबर्ग में इस तरह का धंधा उसका नहीं चल सकता था, क्योंकि वहाँ पर लोग खुश थे, उनको किसी भी साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत ही नहीं थी। हिज ओल्ड बिजनेस, अब ये कह रहे हैं राइटर कि हाँ हाँ उसका ओल्ड बिजनेस। वाई सैम वॉज माई साइकियाट्रिस्ट, क्यों? सैम वो तो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड था। इस तरह से दोस्तों ये कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है और इसमें पूरी तरह से एक कन्फ्यूज़न डाल दिया है ये कि वाकई ये हकीकत क्या है। एक समय में राइटर चार्ली वो परेशान रहता है और वो बड़े ही बोल्डली कहता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, वहाँ वो हो चुका है, और वहाँ से वापस आने के बाद जब दोबारा वो जाना चाहता है वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। उसी का बात को सुन करके उसका फ्रेंड सैम वो ढूंढ निकालता है और वो बोलता है कि नहीं, वो गेल्सबर्ग में है, वहाँ एंजॉय कर रहा है और वो इसको इनवाइट करता है। तो इस तरह से चीज़ें आपस में बिल्कुल गुथी हुई हैं और इस तरह से हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट किया। अब आपका आप कहाँ तक समझ पाए इसको कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे, और एक बार मेरा फिर आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आगे के और चैप्टर्स आप तक पहुँचते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।